हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आप सभी को पता है कि बीपीएससी का जो एग्ज़ाम है वो जून में 10 से 12 के बीच में होने वाला है और बहुत ही कम समय अब आपके पास बचा है। रेत की तरह समय आपके पास से कब फिसल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये 1 महीने का जो आपके पास समय है इसको बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए। क्या कीजिए मैं आपको बता देती हूँ, थोड़ा सा समय लूँगी आपका। तो ये जानना आपको बेहद ज़रूरी है कि आप अपना समय जो है बेहतर तरीके से प्रैक्टिस में लगाएं। मॉडर्न हिस्ट्री से मैंने आपको पहले ही बताया कि क्वेश्चन सारे के सारे यहाँ से आपके 6 to 12 में देखने को मिले हैं। और जो है आपको मॉडर्न हिस्ट्री की मैं आपको प्लेलिस्ट कर वहाँ जाके विज़िट कर सकते हैं। वहाँ से आपको पूरा टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। अभी हम उसको कर ही रहे हैं। आप जितना भी कराया है ना उसको कंप्लीट कर लीजिए, बार बार रिवीजन कीजिए। एक स्लॉट बना लीजिए मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, एक स्लॉट बना लीजिए आप जनरल साइंस के लिए। जनरल साइंस आपको मिल जाएगा क्लास 9 तक अभी हमने किया है। किसी दिन मुझे टाइम मिलेगा तो मैं 10 का भी आपको करवा दूंगी। क्लास 9 तक करवाया है। एनसीईआरटी को पहले कीजिए, उसके बाद आप फिर जितना भी है टॉपिक वाइज अलग अलग से प्रैक्टिस करते जाइएगा, ठीक है। इसके बाद ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। यहाँ से क्वेश्चन आपका 1 to 5 में 25 क्वेश्चन पूछा गया था और 6 to 12 में अगर बात करें जो 40 मार्क्स का आपका रहता है जीके जीएस, इसमें आपका 8 मार्क्स का अकेले सिर्फ ज्योग्राफी का क्वेश्चन आया है। तो इसको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। और भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल दोनों ही पूछा जाता है। तो आज हम एशिया महाद्वीप जो करेंगे इसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट जितना भी एशिया से संबंधित प्रश्न होते हैं इंपॉर्टेंट, वो सब आज हम देखने वाले हैं। तो ये 3 स्लॉट तो आप ज़रूर रखिए। और किसी भी टाइम 1 घंटा आप मैथ भी प्रैक्टिस कर लिया कीजिए, क्योंकि मैथ भी आपका 8 से 10 मार्क्स का पूछा जाता है। मैथ आपको यहाँ पे नहीं कराया जाता है, तो उसके लिए आपको अलग से तैयारी करनी पड़ेगी। बाकी आप यहाँ पे प्लेलिस्ट को विजिट कीजिए। प्लेलिस्ट आपके लिए बनाया गया है, आप ही के लिए है, तो उसको अच्छे से विजिट कीजिए। समय रहते सारी चीज़ की तैयारी कर लीजिए। ऐसा ना हो कि बाद में आपको लगे कि आप थोड़ा सा समय होता तो आप कर लेते हैं, ऐसा आपके साथ नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि समय बहुत तेज़ी से निकल जाता है, पता नहीं चलता है। इसीलिए साथ ही साथ लगे रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो कंप्लीट देखिएगा, एक एक चीज़ आपका कवर होगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्लास 8 का है ये एशिया महाद्वीप। जितने भी लोग नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, तभी मेरे वीडियोस आपको समय पे मिल पाएंगे। एक एक वीडियो अभी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं एशिया महाद्वीप। इसके बाद मैं आपको हिंदी के जो है ना प्रैक्टिस सेट भी करवाऊंगी, जिसमें जो कि व्याकरण और साहित्य मिले हुए मिक्स क्वेश्चंस होंगे, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर होगी। तो सब करवाऊंगी धीरे धीरे। समय मेरे पास भी जितना समय हो पाता है मैं उसमें कोशिश करती हूँ आपके लिए बेहतर करने का। तो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और मुझे भी सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बहुत सारे लोग तक ये पहुँच सके। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे एशिया महाद्वीप से हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। कौन सा कथन सही है? सही कथन हमें बताना है। तो एशिया क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा एवं जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो क्या ये कथन आपका सही है? सही कथन आपको बताना है। तो थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ कर दिया इसने। बांग्लादेश, म्यांमार एवं पश्चिम श्रीलंका पश्चिम एशिया के देश हैं। तो पश्चिम एशिया के देश हैं, ये भी आपका जो है गलत हो जाएगा। एशिया महाद्वीप की 80% भूमि कृषि योग्य है, ये भी फैक्ट आपका गलत हो जाएगा। तो कितना इंपॉर्टेंट है इसका एक्सप्लेनेशन देखना। आप ये सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा यहाँ से ये आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाला है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। मलेशिया एवं इंडोनेशिया दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका जो है सही हो जाएगा। आगे हम देख लेते हैं। ये आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कीजिएगा। एशिया आपको देना है टॉपिक, और वहाँ से जो भी इम्पॉर्टेंट बात आज यहाँ पे बताया जाएगा ना सबको नोट कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। मलेशिया, इंडोनेशिया जिसको हिंदेशिया भी कहते हैं, म्यांमार एशिया महाद्वीप के दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं। बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान और श्रीलंका एशिया महाद्वीप के देश हैं, किंतु ये दक्षिण एशिया के अंतर्गत आते हैं, याद रखेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, भूटान और श्रीलंका ये सब जो है एशिया महाद्वीप के ही देश हैं और ये दक्षिण एशिया के अंतर्गत आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो दक्षिण होगा, यहाँ पे क्वेश्चन में आपका दिया हुआ था पश्चिम एशिया, इसीलिए आपका गलत हो गया था। अब देखिए 80% वहाँ पे बोला जा रहा है, लेकिन एशिया महाद्वीप की 20% से भी कम भूमि कृषि योग्य है।
किंतु यह कई फसलों का प्रमुख उत्पादक है, जैसे जूट, पटसन, चाय, मसाला, नारियल, चावल, गेहूं और तिलहन इत्यादि के लिए एक प्रमुख उत्पादक माना जाता है एशिया महाद्वीप। अब देखिए, विश्व में 7 महाद्वीपों में से एशिया महाद्वीप क्षेत्रफल एवं जनसंख्या दोनों ही दृष्टि से संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप है। उसमें क्वेश्चन में आपका एक तो बताया था, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा बताया था, तो ये आपका गलत हो गया था। तो यहाँ पे आपको जो नया इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताए जा रहे हैं ये आप ज़रूर नोट करते हुए चलेगा, यहाँ से डेफिनेटली आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए, यहाँ पे आपका क्वेश्चन बना है कि क्षेत्रफल के आधार पर विश्व के महाद्वीपों का सही क्रम क्या है। क्रम जानिए। पहला है एशिया, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। देखिए, आपको सारे ही महाद्वीप मैंने करवा दिए हैं, अफ्रीका भी करवा दिए हैं, उत्तर अमेरिका भी करवा दिया, दक्षिण अमेरिका भी करवा दिया है, अंटार्कटिका भी करवा दिया है, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया भी करा दिया है। तो अब आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे कि ये क्या है महाद्वीप, और वहाँ के जो जाने माने शहर हैं, जो नदियाँ हैं, जो घाटी है, जो इम्पॉर्टेंट है, जो आपको पता होना चाहिए, वो सब आपको करवाया गया है। और आज हम एशिया कर रहे हैं, फिर हमारा पूरा महाद्वीप हमारा ख़त्म हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। और साथ ही साथ हम एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन लगे, जो भी टॉपिक लगे हुए वो तो हम कर ही रहे हैं। तो इस तरह से आप देखिए एक एक चीज़ आपका कंप्लीट हो रहा है। अब देखिए, जनसंख्या के आधार पे बताना है यहाँ पे। देखिए, आपको जनसंख्या के आधार पे जो द्वीप का सही क्रम है महाद्वीप का, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो एशिया तो नंबर 1 पे है दोनों में ही, अफ्रीका भी नंबर 2 पे है दोनों में, उसके बाद यूरोप आ जाता है जनसंख्या की दृष्टि से, ठीक है। उसके बाद उत्तर अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर अंटार्कटिका, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि अंटार्कटिका सबसे कम होगा, जनसंख्या सबसे कम है ना यहाँ पे, ये तो आप बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। अंटार्कटिका में तो ध्रुवीय क्षेत्र है, पूरा बर्फ़ ही बर्फ़ है, चारों तरफ ढका हुआ रहता है, और 365 दिन ढका हुआ रहता है। तो ये तो आपको पता है, अंटार्कटिका को आप आराम से याद रख सकते हैं। और एशिया आपका पहला है, नया सबसे ज़्यादा जो है, पहले नंबर पर आपका जनसंख्या आ जाएगा। चलिए, पामीर ग्रंथि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दुनिया की सबसे बड़ी जो है ये मानी जाती है ग्रंथि, पामीर ग्रंथि, ठीक है। पामीर नॉट जो है ये अवस्थित कहाँ है ये बताना है आपको। दक्षिण पश्चिम एशिया में, दक्षिण पूर्व एशिया में, दक्षिण मध्य एशिया में, या फिर यूरोप के पश्चिमी भाग में। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा दक्षिण मध्य एशिया में। दक्षिण मध्य एशिया में पामीर ग्रंथि पाई जाती है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एशिया महाद्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा कथन सही है। इस महाद्वीप का अक्षांशीय विस्तार केवल उत्तरी गोलार्ध में है, गलत है। इस महाद्वीप का देशांतरीय विस्तार केवल उत्तरी गोलार्ध में है, ये भी गलत है। तो दोनों ही तो गलत है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या गलत पूछा है, सही पूछा है। यहाँ पे देख लेते हैं। अच्छा हाँ, ऑप्शन में दिया हुआ है कि दोनों ही गलत है, ना तो ए होगा ना ही 2 होगा, तो दोनों वैसे गलत था, तभी मुझे डाउट लग रहा था। तो यहाँ पे देखिए, इस फैक्ट को जानना ज़रूरी है आपके लिए, जो जो इम्पोर्टेंट है बस उसको ही आपको नोट करना है, पूरा कहानी मत लिखने लगिएगा आप, ठीक है। नोट्स बनाना है, सिंपल वे में बनाना है, शॉर्ट तरीके से बनाना है। तो एशिया महाद्वीप का अक्षांशीय विस्तार दक्षिणी 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में है, ठीक है। केवल दक्षिण वहाँ पे दिया था, केवल दक्षिण नहीं होगा, ठीक है। दक्षिणी अक्षांश से लेकर 80 डिग्री पूर्व उत्तरी अक्षांश में है, और इसका मुख्य भूमि का समस्त भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अब इस महाद्वीप का देशांतरीय विस्तार 25 डिग्री पूर्व देशांतर से लेकर 170 डिग्री पश्चिम देशांतर तक, पूर्व से लेकर पश्चिम देशांतर तक इसका विस्तार है, ध्यान रखेंगे। यह विस्तार पृथ्वी के लगभग आधे भाग के बराबर है। इस प्रकार एशिया का अधिकांश भाग पूर्वी गोलार्ध में है, किंतु इनका कुछ भाग पश्चिमी गोलार्ध में भी है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सबसे पहले तो यही देखा कीजिए कि कौन सा कथन सही पूछ रहा है या गलत पूछ रहा है। सही पूछ रहा है तो देख लेते हैं। ओब, येनेसी या लीना नदियाँ साइबेरिया के मैदान में बहती हैं। तो क्या ये कथन आपका सही है? तो ये वाला कथन आपका बिल्कुल सही है। संसार की सबसे बड़ी झील बैकाल साइबेरिया में स्थित है, तो ये गलत है। एक ही सही है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। अब कहाँ है बैकाल झील? संसार की सबसे गहरी झील कौन है? बैकाल झील है, ठीक है। बैकाल झील संसार की सबसे गहरी झील है, ना कि सबसे बड़ी, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिए। संसार की सबसे बड़ी झील बैकाल, ठीक है। क्वेश्चन ही गलत था यहाँ पे, ऑप्शन वाला हमारा।
तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि साइबेरिया के मैदान एशिया महाद्वीप की एक विस्तृत निम्न भूमि है और जो पश्चिम में यूराल पर्वत और पूर्व में लीना नदी के बीच में फैला हुआ है। इस मैदान में ओब, योनेसी और लीना नामक नदियाँ बहती हैं। ये नदियाँ मध्य एशिया की उच्च भूमियों एवं पर्वतों से निकलकर उत्तर की ओर बहती है। बेकाल झील जो है वो सबसे गहरी झील है, ये भी ध्यान रखना है, और जो कि साइबेरिया में ही स्थित है। लेकिन क्वेश्चन क्या दिया था वहाँ, बड़ी झील नहीं होगा, गहरी झील होगा, बस इतना ही ध्यान रखना है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे पर्वत श्रृंखला से आपका क्वेश्चन है। तो एक एक चीज़ को यहाँ पे देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन आप स्किप नहीं कर सकते हैं। तो पर्वत श्रृंखला एशिया महाद्वीप में स्थित है कौन सा? तिएनशान पर्वत श्रृंखला, क्युनलुन और काराकोरम। तो क्या ये तीनों ही आपका जो है श्रृंखला एशिया महाद्वीप में है? तो यहाँ पे बिल्कुल ये तीनों ही जो है एशिया महाद्वीप में ही। काराकोरम को तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो तीनों सही, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक बात और ध्यान रखेंगे कि पामीर ग्रंथि या गांठ से निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाएं निकलती हैं। ये किससे निकलती है? तो पामीर ग्रंथि से ही निकलती है, ठीक है। तिएनशान, क्युनलुन, काराकोरम एवं हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं। प्रत्येक पर्वत श्रृंखला में अनेक श्रेणियां, पर्वत, पठार और उच्च भूमियां होती हैं अलग अलग। चलिए आगे बढ़ते हैं। माउंट अराराट के बारे में यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। माउंट अराराट की संधि के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस ग्रंथि पर एल्बुर्ज पर्वत श्रेणी एवं जैग्रोस पर्वत श्रेणी आकर मिलती है। यह ग्रंथि एल्बुर्ज एवं जैग्रोस पर्वत श्रेणी को अलग करती है। तो ये कथन आपको बताना यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा। तो केवल पहला ही क्वेश्चन का ऑप्शन सही था कि इस ग्रंथि पर एल्बुर्ज पर्वत श्रेणी एवं जैग्रोस पर्वत श्रेणी आकर मिलती है। कहाँ मिलती है? माउंट अराराट में मिलती है। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, माउंट एवरेस्ट एवं K2 दोनों हिमालय पर्वत श्रेणी की चोटियाँ हैं। तो इससे ये आप बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट एवं K2 दोनों हिमालय पर्वत श्रृंखला की चोटियां हैं। ये कथन क्या आपका सही है? तो ये कथन आपका सही नहीं है। अनातोलिया का पठार प्राचीन शैलों से निर्मित है। तो ये वाला आपका सही है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। देख सकते हैं पहला गलत क्यों था, ये आपको जानना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये इंडिया से रिलेटेड है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो माउंट एवरेस्ट जो 1848 मीटर, कुछ सोर्स में आपका 1850 मीटर भी देखने को मिलता है। माउंट एवरेस्ट की जो पूरी ऊंचाई है, हिमालय श्रृंखला की चोटी है। यह संसार की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाने जाता है। और काराकोरम श्रृंखला की चोटी, K2 क्या है? काराकोरम श्रृंखला की चोटी है। यह संसार की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो भारत में पूछा जाता तो K2 आप कहते हैं ना, K2 जिसको गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं। तो K2 जो है ये काराकोरम श्रृंखला के अंदर आती है। और हिमालय जो ये है, हिमालय श्रृंखला जो है ये माउंट एवरेस्ट के अंदर आती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बताया जा रहा है, और क्या है, अनातोलिया का पठार प्राचीन शैलों से निर्मित है। यह उत्तर में पांटिक पर्वत और दक्षिण में टोरस पर्वत के बीच में घिरा हुआ है। अल्ताई, याबलोनोय एवं स्टेनोवॉय एशिया महाद्वीप के प्राचीन वलित पर्वत हैं। वलित पर्वत भी ध्यान रखिए, बहुत पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे एशिया महाद्वीप के बारे में ही बताना है। नदी, कौन सी नदी है जो एशिया महाद्वीप में स्थित है? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? फरात नदी तो है, पो नदी नहीं होगा, इरावदी नदी है और मेकोंग नदी है। राइन नदी भी नहीं है। राइन को हमने पढ़ा है इससे पहले भी। कहाँ से ये नदियाँ बहती हैं आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। आपने अगर पूरा वीडियो देखा है ना कंप्लीट, तो आप ज़रूर बता पाएंगे। राइन नदी को हमने बहुत ही अच्छे से पढ़ा है। चलिए अब यहाँ पे फरात, इरावदी और मेकांग नदी जो है ये एशिया महाद्वीप में ही स्थित है। तो 1, 3, 5 आपका कहाँ है? सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे यूरोप को हमने पिछले ही क्लास में पढ़ा है यूरोप के बारे में, जब हम क्लास 7 को कंप्लीट कर रहे थे।
तो पो और राइन नदी आपका यूरोप महाद्वीप की नदियाँ हैं, जबकि दजला जो टिर्गिस कहते हैं, फरात यानी यूफ्रेटस, और इरावदी यानी अयारवादी, मेकोंग, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिक्योंग, ह्वांगहो, चाग, जियाग, ये सब एशिया महाद्वीप की नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन से द्वीप समूह एशिया महाद्वीप में स्थित है। द्वीप समूह के बारे में यहाँ पे आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट तो देखिए कौन सा हो जाएगा, हिंदेशिया तो है ही, और फिलीपींस भी है, और जापान भी है, वेस्ट इंडीज़ नहीं होगा। तो 1, 3, 4 आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। 1, 3, 4 देख लेते हैं। बिल्कुल 1, 3, 4 बी ऑप्शन आपका सही है। और एशिया महाद्वीप के अधिकांश द्वीप इसके दक्षिण पूर्व और पूर्व में स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन से कारक हैं जो एशिया महाद्वीप की जलवायु को प्रभावित करते हैं। कौन सा वो कारक है जो एशिया महाद्वीप की जलवायु को प्रभावित करता है। एक एक टॉपिक को देख रहे हैं तो यहाँ पे समय लग सकता है, तो सारा वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और यहाँ पे देखिए एशिया का विशाल आकार जो है ये भी प्रभावित करता है, और इसका व्यापक अक्षांशीय विस्तार भी प्रभावित करता है। यूरोप के साथ इसकी खुली हुई सीमाएं भी प्रभावित करती है, और इसका वृहद पर्वतीय अवरोध ये भी प्रभावित करता है। तो चारों ही सही हैं, डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एशिया महाद्वीप की जलवायु के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है, नहीं बताना है। तो शीत ऋतु में यहाँ पे वर्षा नहीं होती है, शीत ऋतु में यहाँ पर वर्षा होती है, तो ये आपका गलत कथन था और यही सही हो जाएगा, ये गलत था। बाकी भी एक बार देख लीजिए। ग्रीष्म ऋतु में एशिया के अधिकांश भागों में वर्षा होती है। वर्खोयांस्क उत्तरी गोलार्ध का सबसे ठंडा स्थान है, और मासिनराम में विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है। ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, क्योंकि गलत ही पूछा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए वनस्पतियों से क्वेश्चन है आपका, जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है अगेन। तो देख लेते हैं कौन सी वनस्पतियाँ एशिया महाद्वीप में पाई जाती है। एशिया महाद्वीप में आपकी टुंड्रा भी पाई जाती है, टैगा भी पाई जाती है, मरुस्थलीय पाई जाती है, और स्टेपिज घास के मैदान भी जो है यहाँ पे आपके पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपका चारों ही सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। ठीक है, अब देखिए इसको एक एक बार समझ लीजिए क्या है टेंगा वनस्पति से आपका ये, यहाँ ये आप इसको नोट ज़रूर कर लीजिएगा। टुंड्रा वनस्पति क्या है देख लेते हैं। तो टुंड्रा वनस्पति की पेटी एशिया के उत्तरी तट के साथ फैली हुई है। यह वन प्रदेश की अधिकांश भूमि वर्ष के अधिकांश समय में हिम से ढकी हुई रहती है। टुंड्रा वनस्पति के बारे में बात की जा रही है। हो सकता है कि इसकी विशेषता से क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाए, अक्सर पूछा जाता है। यहाँ शीत ऋतु अत्यधिक लंबी और ठंडी होती है, ग्रीष्म ऋतु छोटी होती है, एवं इस समय यहाँ का तापमान बहुत कम होता है। वार्षिक वर्षा 30 सेंटीमीटर तक मुख्यतः हिम के रूप में होती है। यहाँ की वनस्पतियाँ लंबी नहीं होती है। रेंडियर यहाँ का मुख्य पशु है, प्रमुख। ठीक है, रेंडियर। आगे देखते हैं टैगा वनस्पति। टैगा वनस्पति में देखिए क्या हो जाएगा, तो टुंड्रा प्रदेश के दक्षिण में शंकुधारी वन की पेटी को टैगा कहते हैं। टैगा और शंकुधारी वन दोनों ही एक है, इसको समझ के चलेंगे। और इस वन प्रदेश की कुछ महत्वपूर्ण जो है विशेषता है वो क्या है, तो यहाँ वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर के बीच में होती है हिम के रूप में। यहाँ शीत ऋतु में अत्यधिक ठंडा और ग्रीष्म ऋतु में मामूली गर्मी होती है। यहाँ कम वाष्पीकरण होने के कारण वृक्ष को उगने एवं बढ़ने के लिए कम वर्षा की आवश्यकता होती है। इन वनों की लकड़ियाँ मुलायम होती है। इमारत, कागज की लुगदी और रेयॉन बनाने के लिए इन लकड़ियों का विशेष महत्व है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा भी गया है, ध्यान रखेंगे। टैगा वनों में समूर, मुलायम बालों वाली खाल और समूर वाले जानवर जैसे लोमड़ी, सैंबल और मिंक यहाँ पे पाए जाते हैं। स्टेपिज घास के मैदान क्या है,
तो स्टेपिज घास के मैदान जो है टैगा वन के दक्षिण में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को स्टेपिज कहते हैं। और यहाँ शीत ऋतु में अत्यधिक ठंडी और ग्रीष्म ऋतु में सामान्य गर्मी पड़ती है। वार्षिक वर्षा 20 सेंटीमीटर से 40 सेंटीमीटर के बीच होती है। वाष्पीकरण अधिक होने के कारण वनस्पतियों के उगने और बढ़ने में कठिनाई होती है, इसलिए यहाँ हरी भरी घास की भूमियाँ पाई जाती है। बारहसिंगा जो है यहाँ आपका प्रमुख पशु है। स्टेपिज घास के मैदान का ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका उष्ण मरुस्थल बताना है। एशिया महाद्वीप के मरुस्थल में उष्ण मरुस्थल कौन सा होगा? अरब का मरुस्थल, तिब्बत का मरुस्थल, गोबी का मरुस्थल और थार का मरुस्थल। तो यहाँ पे बताना एशिया महाद्वीप के अंदर कौन सा होगा। तो यहाँ पे देखिए आपका कौन सा, अरब का मरुस्थल और थार का मरुस्थल। तो ये दो आपका जो है 1 और 4, ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। देखिए उपयुक्त में से अरब और थार का मरुस्थल उष्ण मरुस्थल है, जबकि तिब्बत एवं गोबी का मरुस्थल शीत मरुस्थल है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में आपसे उष्ण मरुस्थल पूछा गया था, है कि हालांकि सभी आपके जो है एशिया में ही स्थित हैं, लेकिन ये आपके शीत मरुस्थल के अंदर आते हैं। दक्षिण पश्चिम एशिया में अरब और थार मरुस्थल, जबकि गोबी एवं तिब्बत जो है वो मरुस्थल मध्य एशिया में स्थित है। इस प्रदेश में मरुस्थलीय वनस्पतियां पाई जाती, जिसमें छोटी छोटी कंटीली झाड़ियां और निम्न कोटि की घास मिलती हैं। ऊंट, गधा और छोटा हिरन यहाँ का प्रमुख पशु है। और यहाँ के ऊंचे पठारी वाले भागों में याक पाया जाता है, जहाँ से उसके ट्रांसपोर्टेशन में भी बहुत यूज़फुल होता है वहाँ पे ऊंचे पठारों वाली जगह पे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ बताना है आपको कि एशिया, कौन सा कथन यहाँ पे सही है देख लेते हैं। एशिया महाद्वीप के दक्षिण पूर्व और पूर्वी भागों में मानसूनी वन पाए जाते हैं। क्या ये कथन आपका सही है? बिल्कुल सही है। सागौन, साल, चंदन मानसूनी वन के वृक्ष हैं, ये भी सही है, दोनों ही सही है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे एशिया महाद्वीप, सही कथन बताना है। एशिया महाद्वीप की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। तो क्या ये कथन सही है आपका? बिल्कुल सही है। जापान की अधिकांश जनसंख्या नगरीय है। तो ये भी कथन आपका सही है, दोनों ही सही है। सी ऑप्शन यहाँ पे भी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कृषि की कौन सी पद्धतियाँ एशिया महाद्वीप में प्रचलित हैं? एशिया महाद्वीप में कौन सी पद्धतियाँ जो है कृषि की वो प्रचलित हैं? क्या एशिया में आपका स्थानांतरित कृषि पद्धति होती है? बिल्कुल होती है। सघन भी होती है और विस्तृत भी होती है, तीनों ही होती है। तीनों ही होती है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 1, 2, 3। अब देखिए इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, क्या है स्थानांतरित कृषि। यह कृषि की सबसे प्राचीन विधि है, स्थानांतरित कृषि। इस प्रकार की कृषि में क्या होता है, वनों के एक भाग को आग में लगाकर साफ कर लिया जाता है और इस पर खेती की जाती है। 2-3 वर्ष के बाद मिट्टी की उर्वरता समाप्त होने के बाद इस भूमि को छोड़ देते हैं और वन के किसी अन्य भाग की कृषि के लिए उसको साफ किया जाता है। इस प्रकार जो कृषि में फसलों की उत्पादकता बहुत कम होती है और बहुत से वन जो है संपदा वो नष्ट भी हो जाते हैं। चलिए, तो ये जो था देख लिया आपने, सघन और गहन कृषि क्या होता है। तो एशिया महाद्वीप में इस प्रकार की खेती सर्वाधिक प्रचलित है। यहाँ खेत का आकार औसतन छोटा होता है। अधिक जनघनत्व होने के कारण यहाँ छोटे से खेत में भी अधिक शारीरिक श्रम का प्रयोग होता है। इस प्रकार की खेती में सामान्यतः फसलों का उत्पादन अधिक होता है। विस्तृत कृषि में क्या होता है, इस प्रकार की कृषि में खेतों का आकार बड़ा होता है और मानव श्रम यहाँ पे काम नहीं चल सकता है। यहाँ पर जन घनत्व अपेक्षाकृत कम होते हैं, मशीन वगैरह ज़्यादा प्रयोग किया जाता है विस्तृत कृषि के अंदर, ध्यान रखेंगे। चलिए, एशिया महाद्वीप और वहाँ से जो जलवायु है, फसल और जलवायु, यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है, इम्पोर्टेंट है, देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा आपका, चावल की अगर हम बात करें तो उष्ण और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। गेहूं की अगर हम बात करें तो उपोष्ण और शीतोष्ण जलवायु के अंदर गेहूं आपका फसल के लिए सही होता है। और कपास की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, शुष्क या फिर अर्ध शुष्क। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, शुष्क, और ज्वार हो जाएगा आपका अर्ध शुष्क। ठीक है, इसको आप ऐसे ही बस नोट कर लीजिए। वन यहाँ बताना है कौन से वन एशिया महाद्वीप में मिलते हैं। तो एशिया महाद्वीप में ये 3 देख लेते हैं, आगे भी देख लेते हैं कोई और है क्या।
तो यहाँ पे तो मिलते हैं, शीतोष्ण में मिलते हैं, मानसूनी और विषुवतीय वन भी मिलते हैं, तीनों ही मिलते हैं एशिया में। और देख लेते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन, अच्छा और ऑप्शन नहीं है, तो डी ऑप्शन ही यहाँ पे सही हो जाएगा। 1 2 3 तीनों ही यहाँ पे सही थे। अब ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। शीतोष्ण कटिबंधीय जो है कोणधारी वनों में मुलायम लकड़ियाँ पाई जाती है, क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। जिसका प्रयोग इमारत, कागज की लुगदी और रेवान बनाने में किया जाता है। यह वन रूस, जापान, हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है। मानसूनी वन दक्षिण, दक्षिण पूर्व और के कुछ भागों एवं उत्तर पूर्वी एशिया में पाए जाते हैं। सागौन, साल, बांस, इन प्रकार के वनों के वृक्ष जो हैं प्रमुख हैं मानसून के लिए। और विषुवतीय वन जो है वो हिंदेशिया और मलेशिया तथा विषुवत रेखा के समीप के कुछ द्वीपों में समूह में पाए जाते हैं। एशिया के खनिज संसाधन के संदर्भ में बताना यहाँ पे। अब खनिज से क्वेश्चन है आपका, खनिज संसाधन, तो हर एक जो टॉपिक है उसको यहाँ पे टच किया जा रहा है। तो बताएंगे अवरक और बॉक्साइट मुख्यतः भारत में पाए जाते हैं। क्या यह कथन सही है? सही कथन ही हमें बताना है। तो बिल्कुल अवरक और बॉक्साइट जो है भारत में पाए जाते हैं मुख्यतः। टिन जो है मुख्यतः मलेशिया में पाए जाते हैं, ये भी सही है। मध्य, दक्षिण, पश्चिम और दक्षिण एशिया के देशों में खनिज तेल और प्राकृतिक गैस का भंडार है, बिल्कुल सही है। तो तीनों ही सही है, यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो एशिया में देखिए कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं, तो लोहा, मैग्नीज, बॉक्साइड, अवरक, टीन, कोयला, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस पाए जाते हैं, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किनकी अवस्थिति जो है पाकिस्तान में है? बताना है कौन सी जो श्रेणी है या पठार है जो पाकिस्तान में स्थित है। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि किरथार की पहाड़ी जो है, किरथार पर्वत श्रेणी, बोलन दर्रा और पोटवार पठार, ये तीनों ही आपके पाकिस्तान में स्थित हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, सिंधु नदी की सहायक नदियों के संदर्भ में बताना है। तो सिंधु नदी की सहायक नदी तो बहुत ही ईजी है, काफ़ी बार आपने पढ़ा है। और यहाँ पे देख लीजिए चनाब भी है, रावी भी है, सतलज भी है ना। तो तीनों ही है, ये तो आपके लिए ईजी क्वेश्चन हो गया। ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो गया। 1 2 3 चनाब, रावी, सतलज, ये सब जो है नदियाँ पाकिस्तान के पूर्व से आकर सिंधु नदी में मिलती है, जबकि काबुल जो है वो नदी पश्चिम से आकर के मिलती है। सिंधु नदी पाकिस्तान के उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। यह नदी अपने निचले मार्ग में थार मरुस्थल से बहती हुई अरब सागर में मिल जाती है। चलिए आगे देखिए, पाकिस्तान से ही आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट, पाकिस्तान में वर्षा की मात्रा दक्षिण से उत्तर की ओर कम होती जाती है। ये कथन आपका सही है। देखिए सही कथन ही आपको बताना है, तो ये तो आपका गलत है। पाकिस्तान की उत्तरी भाग में स्टेपी प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती है, ये भी आपका गलत है। पाकिस्तान के उत्तरी भाग में स्टेपी प्रकार की वनस्पतियाँ नहीं पाई जाती हैं। तो दोनों ही गलत है। ऑप्शन में है क्या? हाँ, ऑप्शन में दिया हुआ है, ना तो 1 होगा ना ही 2 होगा, दोनों ही गलत हैं। तो यहाँ पे आप एक बार देख लीजिए। पाकिस्तान की जलवायु शुष्क और गर्म है, परंतु उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में शीत ऋतु में तापमान हिमांक से नीचे चला जाता है और यहाँ वर्षा की मात्रा उत्तर से दक्षिण की ओर कम होती जाती है, ना कि दक्षिण से उत्तर की ओर। तो उत्तर से दक्षिण की ओर कम होती जाती है, ये बात आपको नोट करना है। पाकिस्तान के उत्तरी भाग में चौड़ी पत्ती वाले सदाहरित वन और ओक, चेस्टनट, देवदार, चीड़, फर, स्प्रूस और इन सभी चीज़ों के वृक्ष पाए जाते हैं, जबकि इसके दक्षिणी भाग में स्टेपी प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। तो दक्षिणी भाग में आपके पाई जाती है और यहाँ क्वेश्चन में लिखा है उत्तरी भाग में पाई जाती है। तो बहुत ही छोटा छोटा मिस्टेक है और क्वेश्चन गलत हो सकता है, तो फैक्ट आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, पाकिस्तान का मिथाल क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? मिथाल क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है ये बताना है, और राइट ऑप्शन हो जाएगा प्राकृतिक गैस के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे एक बार देख लीजिए, पाकिस्तान में बहुत कम खनिज संसाधन है। पाकिस्तान का मिथाल क्षेत्र जो है वो प्राकृतिक गैस के लिए प्रसिद्ध है। कराची के निकट एक अणुशक्ति केंद्र स्थित है। खनिज तेल पोटवार और गोढ़क में पाए जाते हैं तथा कोयला, लौह अयस्क और सोना बलूचिस्तान में पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान के शहरों के संदर्भ में बताना है, उत्तर से दक्षिण में कौन सा क्रम सही है? उत्तर से दक्षिण में कौन सा क्रम सही है? इस्लामाबाद,
लाहौर, मुल्तान और कराची। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चन पता नहीं शायद ना पूछा जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताना है यहाँ पे आपको, अक्षांशीय आधार पर नेपाल का विस्तार केवल उत्तरी गोलार्ध तक सीमित है। क्या यह कथन आपका सही है? सही कथन हमें बताना है। तो अक्षांशीय आधार पर नेपाल का विस्तार केवल उत्तरी गोलार्ध तक ही सीमित है, यह हमने स्टार्टिंग में भी देखा था। देशांतरीय आधार पर नेपाल का विस्तार पूर्वी और पश्चिमी दोनों गोलार्ध में है। नेपाल का विस्तार पूछा जा रहा है, तो ये वाला कथन जो है आपका गलत हो जाएगा। नेपाल के निम्न उच्चावच वाली भूमि को तराई कहते हैं, ये सही है। तो 1 और 3 यहाँ पे सही है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है। हिमालय की गोद में स्थित नेपाल जो है ये यहाँ पे देख लेते हैं। 1,40,797 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यह क्षेत्र में उड़ीसा से भी छोटा है। नेपाल का अक्षांशीय विस्तार केवल उत्तरी गोलार्ध में ही सीमित है, जबकि देशांतीय विस्तार केवल पूर्वी गोलार्ध तक ही सीमित है। नेपाल 3 तरफ से पश्चिम, पूर्व और दक्षिण से भारत से घिरा हुआ है, जबकि उत्तर से चीन से घिरा हुआ है। तो सबको पता है ये बात, तो है ना। नेपाल का दक्षिणी भाग निम्न उच्चावच वाली भूमि होने के कारण ये तराई क्षेत्र है और यहाँ पर बाढ़ प्रभावित दलदली क्षेत्र देखने को मिलता है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, माउंट एवरेस्ट संसार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। क्या ये कथन सही है? बिल्कुल सही है। माउंट एवरेस्ट मध्य हिमालय में से, मध्य हिमालय में कैसे हो सकता है? तो ये गलत है। एक ही ऑप्शन सही है, यानी ए ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपका हर बार बीपीएससी पूछा है, तो इसको बहुत ही अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है। तो वृहद हिमालय जो है हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है और नेपाल की उत्तरी सीमा के साथ फैली हुई है। वृहद हिमालय में कई ऐसी पर्वत चोटियां हैं जिनकी ऊंचाई 8,000 मीटर से अधिक है, जिसमें एक माउंट एवरेस्ट है। नेपाल में इसे सागरमाथा कहते हैं, पता ही है। अब देखिए महाभारत श्रेणी से क्वेश्चन आपका बना था। महाभारत श्रेणी मध्य हिमालय की श्रेणी है, ये भी ध्यान रखेंगे। मध्य हिमालय की श्रेणी है महाभारत श्रेणी, और जो वृहद हिमालय के दक्षिण में स्थित है। माउंट एवरेस्ट मध्य हिमालय की नहीं बल्कि वृहद हिमालय की चोटी है, ये भी याद रखेंगे। नेपाल के मध्य में काठमांडू और पोखरा घाटी पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं बताना है यहाँ पे। नेपाल में खनिज संसाधनों की बहुलता है। कृषि नेपाल की एक महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया है। नेपाल में औद्योगिक विकास बहुत धीमी गति से होता है। पर्यटन नेपाल का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है। तो यहाँ पे कौन सा जो है वो सही नहीं है बताना है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि नेपाल में खनिज संसाधन की बहुलता है। बहुलता नहीं है नेपाल में खनिज संसाधन की। ठीक है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए नेपाल में खनिज संसाधन बहुत कम है। यहाँ वन अत्यधिक मूल्यवान और संसाधन माने जाते हैं। नेपाल जो है कृषि नेपाल की सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया है। लगभग 80% लोग जो है वो कृषि कार्य में लगे हुए हैं। यहाँ की कृषि मुख्यतः जीविकोपार्जन प्रकार की है और यहाँ कृषि करने का तरीका भी पुराना है, जहाँ सिंचाई के साधन भी सीमित है, लेकिन इसीलिए यहाँ जो है कृषि मानसूनी वर्षा पर निर्भर करती है। नेपाल में औद्योगिक विकास बहुत धीमी गति से हुआ है। यहाँ कुल औद्योगिक उत्पादन में 60% हिस्सा जो है ये प्राकृतिक कुटीर उद्योग का ही होता है। भूटान के बारे में आप देख लेते हैं। देखो एशिया के जितने भी इम्पोर्टेंट जितने भी देश हैं ना, सबको हम देख रहे हैं यहाँ पे। पाकिस्तान कर लिया हमने, नेपाल कर लिया, भूटान की तरफ बढ़ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे भूटान के संदर्भ में बताना है कौन सा कथन जो है वो सही है। सही कथन बताना है। भूटान पूर्वी हिमालय में एक छोटा सा स्थल अवरुद्ध देश है। तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। दक्षिण पश्चिम और पूर्व में यह भारत से घिरा है, ये भी सही है। उत्तर और उत्तर पश्चिम की ओर इसकी सीमाएं तिब्बत से मिलती है, ये भी सही है। तो तीनों ही सही है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। 1 2 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुला कांगड़ी पर्वत शिखर जो बताना है आपको कौन से देश में स्थित है। कुला कांगड़ी जो पर्वत शिखर है ये आपका भूटान में है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो भूटान क्या है? एक पर्वतीय देश है। इसके धरातलों में बहुत अधिक
उच्चावच में कुला कांगड़ी या फिर गांकर पुनसुम। नाम भी कितना अजीब है। गांकर पुनसुम जो है ये भूटान की सबसे ऊंची चोटी है। भूटान की दक्षिणी समतल मैदानी को द्वार कहते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूटान की सीमा भारत के किन किन राज्यों से मिलती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सीमा से क्वेश्चन आपका पूछा ही जाता है, पूछा ही जाएगा, पूछा जाता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बॉर्डरी जो है, यहाँ पे बॉर्डर से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। तो भूटान की सीमा भारत के किन किन राज्यों से मिलती है बताएंगे यहाँ पे आप। तो कौन सा हो जाएगा? सिक्किम भी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल भी मिलता है, असम भी तो मिलता है, और अरुणाचल प्रदेश भी मिलता है। तो यहाँ पे चारों ही मिलते हैं, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो भूटान एक स्थलबद्ध देश है, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। और यह दक्षिण पश्चिम और पूर्व से भारत से घिरा हुआ है, जबकि उत्तर पश्चिम में तिब्बत यानी कि चीन से घिरा हुआ है। तो नेपाल और भूटान का तो सेम बॉन्ड, इसी तरह से बाउंड्री मिलता है, 3 तरफ से भारत से और 1 तरफ से चीन से। चलिए अब नदियों पे आए, तो भूटान में प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं? मानस, वांगचू, टोंगसा और तिस्ता। देखिए मानस भी है, वांगचू भी है और टोंगसा भी है। तो 3 है, 1 2 3, कहाँ 1 2 3? बी ऑप्शन, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तिस्ता जो है वो तिब्बत के पठार से निकल के सिक्किम और पश्चिम बंगाल से होते हुए बांग्लादेश के ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। तो ये आपका जो है भूटान नहीं पहुंचती है, ये भारत में ही रहती है, और भारत से होते हुए वो बांग्लादेश की तरफ ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं। चूखा जल विद्युत परियोजना, चूखा जल विद्युत परियोजना किस देश में स्थित है ये बताना है। तो अभी हम जो है किसके बारे में पढ़ रहे हैं? भूटान के बारे में पढ़ रहे हैं, और सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भूटान की कृषि के संदर्भ में कौन सा कथन जो है आपका सही होगा? तो भूटान में कृषि योग्य भूमि बहुत सीमित है, यहाँ की कृषि निर्वाह प्रकृति की है। भूटान में अधिकांश कृषि भूमि का स्वामित्व स्त्रियों के पास है। तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो तीनों ही कथन यहाँ पे आपके सही हैं। भूटान में क्या है? कृषि योग्य भूमि बहुत सीमित है, यहाँ की कृषि कैसी है? निर्वाह प्रकृति की है। अभी आपने देखा है ना सारी ही प्रकृति। और भूटान में अधिकांश कृषि जो है वो भूमि का स्वामित्व स्त्रियों के पास है, ज़्यादातर स्त्रियां जो है वही कृषि जो है वहाँ पे करती हैं। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1 2 3 तीनों ही सही थे। चलिए हम 35 तक करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट हम, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन है, लगभग 64-65 क्वेश्चन है, और सारा आप लोग देख भी नहीं पाओगे, एक बार में नींद ही आ जाएगी, क्योंकि मज़ा नहीं आता है ना ऐसे में। अपनी भारत की चीज़ें पढ़ने में ही मज़ा आता है, और कुछ सुना सुना नहीं लगता है तो मज़ा भी नहीं आता है। अब ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। म्यांमार की सीमा से क्वेश्चन यहाँ पे आया है, भारत के किन किन राज्यों से सीमा मिलाता है। तो देखिए यहाँ पे किससे मिलाता है? असम से मिलाता है क्या म्यांमार? म्यांमार आपका असम से कैसे मिलाएगा? नहीं, असम से नहीं मिलाता है। मेघालय से भी नहीं मिलाता है, त्रिपुरा से भी नहीं मिलाता है, मिज़ोरम से मिलाता है, और मणिपुर से भी मिलाता है। 4 5, यानी बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये आप नोट कर लीजिए, क्योंकि बाउंड्री से क्वेश्चन आपका बहुत पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए कौन कौन सा मिलता है म्यांमार से, पूरा लिख लीजिए एक बार में। तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 जो हैं म्यांमार की सीमा भारत से मिलती है। म्यांमार को पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था, और यह भारत एवं बांग्लादेश के पूर्व में तथा चीन के दक्षिण में स्थित है। ये भी आपको पता ही हो गया। चलिए नेक्स्ट हमारा और आज का अंतिम क्वेश्चन है, देख लेते हैं। पर्वत से क्वेश्चन है, म्यांमार में स्थित, अब हम म्यांमार देख रहे हैं, ठीक है। तो म्यांमार का बताना है यहाँ पे कौन सा पर्वत जो है वो म्यांमार में स्थित है। तो यहाँ पे चीन पर्वत, चीन नहीं पढ़ेंगे, चिन पर्वत, अराकान योमा पर्वत, शान पर्वत या फिर काइनी पठार। यहाँ पे कौन सा आपका सही हो जाएगा? तो यहाँ पे सारा ही सही हो जाएगा। चीन पर्वत भी है, अराकान योमा पर्वत भी है, शान पठार भी है और काइनी पठार भी है, चारों ही है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, म्यांमार के पश्चिम एवं उत्तर में नवीन वलित पर्वत है, जो पूर्वी हिमालय का दक्षिणी विस्तार है। ये नवीन वलित पर्वत हैं, पटकाई, नागा, चिन और अराकान योमा। ठीक है, ये नाम याद रख लेंगे। ये पर्वत उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमशः विस्तृत है,
और शान और काइनी पठार जो ये म्यांमार में स्थित है, जिसमें शान पठार सबसे अधिक विस्तृत है। तो ये था उनके पठार के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे म्यांमार की प्रमुख नदियाँ, तो ये आप सर्च करना और इसका आंसर मुझे बताना। कल हम करेंगे ही इसको, और तब तक अगर आप इसको होमवर्क की तरह लीजिए, ठीक है। ये आपका होमवर्क कि आप मुझे बताएंगे म्यांमार की प्रमुख नदियाँ कौन सी होगी, इसमें इसका राइट ऑप्शन क्या है, राइट आंसर क्या है। आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ज़रूर बताइएगा। एक्टिव पार्टिसिपेशन कीजिए ताकि आपको भी मज़ा आए और मुझे भी, और मुझे ये पता चले कि आप भी यहाँ तक मेहनत करके पहुँच रहे हैं और पूरा वीडियो कंप्लीट देख रहे हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।